हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द गेट, जैम, टिफर एंड सीएस एंड नेट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसे हम बीएससी एंड एमएससी लेवल पे पढ़ेंगे और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जो भी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू। तो गाइस देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम अच्छे से देखें तो दैट इज़ द जनरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, एज अ नेम इंडिकेट्स, स्पर्म किसके लिए स्टैंड करेगा? ऑब्वियसली स्पर्म इटसेल्फ के लिए। एंड जेनेसिस का मतलब क्या है? टू जेनरेट, करेक्ट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? जेनरेशन ऑफ दी स्पर्म। किसका जेनरेशन हो रहा है? स्पर्म्स का जेनरेशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो स्पर्म्स प्रिसाइजली किस में प्रेजेंट होते हैं? मेल बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। ये मेल बॉडीज़ के गैमीट्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी, किस में देखने को मिलेगी? मेल्स में देखने को मिलेगी। और ये कब से स्टार्ट होती है? ये आपके जब मेल्स होते हैं प्यूबर्टी हिट करते हैं, दैट इज़ द एज ऑफ 10 to 12 के बीच में। जब कोई लड़का जो है 10 to 12 के बीच की एज को अटेन करता है, तो उस टाइम पे वो इस प्रोसेस का क्या करता है? इनिशिएशन करता है। दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का जनरेशन तब से होता है। और इस प्रोसेस के बाद से जो मेल्स होते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल। ठीक है, वो फर्टाइल हो जाते हैं। एंड इसके साथ साथ वो इनकी जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम चलती है। मतलब वो ज़िंदगी के हर टाइम पे, मतलब इसके बाद से, इस एज के बाद से वो पूरे लाइफ टाइम जो है स्पर्म्स का जनरेशन कर सकते हैं एंड दे आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, जो आपका जनरेशन ऑफ स्पर्म्स होगा वो कहाँ से होगा? दे विल बी फ्रॉम दी जर्म सेल्स। कौन जनरेट करती हैं आपके स्पर्म को? जर्म सेल्स जनरेट करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? पहले ये जेनिटल रिज में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ होता क्या है? अब हम इस प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी देखेंगे कि अगर आप डीबी को ले रहे हैं, जो कि जैम, गेट, टिफर, और आप अगर सीएसआई नेट भी देखेंगे तो भी इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आती है। एंड ये आपको बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो इट्स प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स गोइंग अहेड। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसके पास होते हैं इन वेरी स्टार्टिंग स्टेज, जब उसका अभी तक का सेक्स डिटरमाइन नहीं हो रखा होता है, तो उस टाइम पे उसके पास दोनों बनने की पावर होती है। दैट इज़ इट कैन बी मेल एज वेल एज इट कैन टर्न आउट टू बी अ फीमेल एज वेल। तो उसके जो बॉडी डेवलप हो रही होती है वो दोनों के हिसाब से डेवलप हो रही होती है। ठीक है, बट इफ़ इन केस इफ़ इट हैव द XY क्रोमोसोम, तो उसके जो फ्यूमेनाइन करेक्टरिस्टिक को डेवलप करने वाले जीन्स होते हैं, उनका क्या हो जाता है? रिटार्डेशन हो जाता है। उनका क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो मेल बॉडी में डेवलप होता है। एंड सेम वेज जो आपके XX जीन अगर उस एम्ब्रियो में प्रेजेंट होंगे, तो जो मेल करेक्टरिस्टिक्स देने वाले फीचर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो भी रिटार्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इन अ फीमेल बॉडी ही डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके जेनिटल रीज में जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस टाइम पे जो होते हैं डिस्टिंक्टिव नहीं होते अपनी प्रॉपर्टीज़ में, वो लेटरली क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिव होते हैं। तो उसी प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट अहेड। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो मैमल्स में 3 फेजेस में डिवाइड होती है। ठीक है, उसके मेजरली 3 फेजेस होते हैं जिसमें कि हम उसे आज पढ़ेंगे। तो पहला फेज आता है, दैट इज़ द प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो पहला फेज क्या आ रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज आता है। इसमें क्या होता है? आपका स्पर्म सेल जो होते हैं, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं, स्टेम सेल होता है आपका, वो आपका क्या करेगा? वो डिवाइड करता है टू फॉर्म दी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, वो क्या करता है? वो डिवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्मेटोगोनियाज की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, और अगर एक आपके पास, सपोज आपके पास जो HSC थे वो सिर्फ 5 थे, तो वो डिवाइड करके क्या कर देंगे? उसे इतने टाइम्स मल्टीपली डिवाइड करेंगे कि वो 5 से सीधे 25,000 तक का पहुँच जाए। ठीक है, इसीलिए जो आपके स्पर्म्स होते हैं उनका नंबर इतना वास्ट होता है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ स्पर्म्स को, ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स को, मिलियंस ऑफ स्पर्म को एट अ वन को सिक्रीट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो फेज आता है, इट इज़ द मियोटिक फेज। ठीक है, अब जो आपके स्पर्मेटोगोनिया नंबर में इंक्रीज हुए थे, वो क्या करेंगे? वो डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने आप को क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपकी क्या होती है? मियोसिस की प्रोसेस होती है एंड वो हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके स्पर्मेटोगोनिया थे वो क्या थे? 2n थे, मतलब उनका जो न्यूक्लियस था वो क्या था? डबल डिप्लॉयड न्यूक्लियस था। बट वो मियोसिस की प्रोसेस से क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है वो टाइप B स्पर्मेटोगोनिया की भी फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर आपकी थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? जो आपका लास्ट में सेल बना होता है विच इज़ बेसिकली स्पर्मेटेड, वो क्या कर जाता है?
स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि म्योटिक फेज से हमें सेल मिला होता है, उसके पास कोई भी टेल नहीं होती, वो एक राउंड हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि अनफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में जाके उसका चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसमें जो आपके स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन वेरिएंट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने जो प्रोसीजर्स, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको स्टार्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में बेसिकली आपका चेंजेस आने फ्रॉम हैप्लॉइड राउंड अनफ्लैजिलेटेड सेल से जो है वो स्पर्म जैसा बनता है, जिसके पास एक टेल होती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, बट इट इज़ नॉट राउंड इन स्ट्रक्चर, इट डू हैव अ टेल एज वेल फॉर द मोर्टेलिटी, करेक्ट। तो पोस्ट मियोटिक शेपिंग फेज है ये। तो हमने देखा कि आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो आप उसकी फॉर्मेशन में आपके कितने फेजेस आते हैं, 3 मेजर फेजेस होते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें आपका क्या प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्पर्म स्टेम सेल्स हैं वो नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट प्रोसेस, माइटोसिस की प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा जो हमने फेज देखा उसमें क्या हो रहा था, वो जो आपके स्पर्म्स यहाँ से बन रखे हैं, ठीक, यहाँ पे जो स्पर्म्स बनते हैं उनका नाम होता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। तो ये वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे से डिवाइड करेंगे ताकि वो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करें बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, एंड इसमें वो हैप्लॉइड सेल्स को भी फॉर्म करती हैं। बट जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। एंड थर्ड प्रोसेस आती है स्पर्मियोजेनेसिस। अभी आपका जो होता है परफेक्ट स्पर्म नहीं बना है, वो स्पर्म का इनिशिएशन हो चुका है, मतलब आपका स्पर्म ऑलमोस्ट बन चुका है, बस उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन नेसेसरी होता है जो कि उसके शेप को चेंज करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो आपका स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें आपका राउंड हैप्लॉइड स्पर्म जो होता है जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, वो हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वही आपका जाके क्या करेगा, मूवमेंट करेगा एंड आपकी रिप्रोडक्शन की मेजर प्रोसेस में, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे पोस्ट मियोटिक फेज भी कहते हैं, जिसमें क्या हो रही है, शेपिंग हो रही है, करेक्ट। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके। अब हम इन सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ऑलराइट। देखिए फर्स्ट हम प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपके पीजीसी होते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका जेनिटल रिज की तरफ को मूव करते हैं, वो जेनिटल रिज में क्या करते हैं, अराइव करते हैं, जैसे यहाँ पे अराइव कर चुके हैं, ठीक है। और जब आपके पीजीसी यहाँ पे अराइव करते हैं तो हम इन्हें यहाँ पे क्या कहते हैं, गोनोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इन्हें यहाँ पे, गोनोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। और फिर ये जहाँ पे गोनोसाइट्स जो आए होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो आपके यहाँ पे सेक्स लाइक कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, टेस्टिस कॉर्ड जिसमें लिखा है, उनमें रिजाइड करते हैं। जो आपके गोनोसाइट्स आए हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स आ रखे हैं, उन्हीं को हम गोनोसाइट्स कह रहे हैं जब वो जेनिटल रिज में आते हैं। और उसके बाद वो किस में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यहाँ पे जो आपके सेक्स कॉर्ड्स प्रेजेंट है इनके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और इनके जब वो अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ल्यूमेन में खड़े होंगे, वो जैसे कि सपोज ये आपका सेक्स कॉर्ड है, उसके बेसल पार्ट पे खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। वो ल्यूमेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यही जो कॉर्ड्स होती हैं वो लेटर ऑन जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, आपके जेनिटल रिज में इनकॉर्पोरेट आ रहे हैं। फिर उसके बाद उस टाइम पे उन्हें हम गोनोसाइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ से जो है सेक्स कॉर्ड्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। सेक्स कॉर्ड लेटर ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करता है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मतलब जो टेस्टिस कॉर्ड्स हैं इसके बेसल एरिया पे अलाइन होते हैं, रादर ल्यूमन पे अलाइन होने के, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर वो आपका उस टाइम पे गोनोसाइट की फॉर्मेशन है, मतलब वो उस टाइम पे डिफरेंशिएट नहीं हो रखा, तो वो कहाँ पे होगा, इसके बेसल पार्ट में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेसल लेमिना में प्रेजेंट होगा, इधर पे, आई कैन नॉट हाईलाइट इट, हाँ इस पार्ट में वो बेसिकली प्रेजेंट होगा, करेक्ट। रादर कि वो इसके ल्यूमन में प्रेजेंट हो। ल्यूमन में प्रेजेंट कौन से होते हैं, मेच्योर स्पर्म, जैसे कि यहाँ पे बीच में जो मैंने आपको दिखा रखा, ये ल्यूमन में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बीच में प्रेजेंट है। वेयर एज जो उसके बेसल पार्ट में प्रेजेंट है, दीज आर द गोनोसाइट्स। गोनोसाइट्स की टेंडेंसी क्या होती है, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंशिएशन अभी तक का नहीं हो रखा है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से नोट्स के फॉर्म पे पढ़ते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। So begins when mammalian PGC क्या है, प्रोजेनिटर सेल अराइव एट जेनिटल रिज ऑफ मेल एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब आपके मैमेलियन PGC जो होते हैं, प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, वो जेनिटल रिज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उसमें आते हैं मेल एम्ब्रियो के, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, तब उन्हें गोनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ कि आपके जो प्रोजेनिटर सेल है वो जेनिटल रिज में आए
तो हमने उन्हें गोनोसाइट्स कह दिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद दे बिकम ऑन इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेक्स कॉर्ड्स, ठीक है। वो किस में चले जाते हैं, सेक्स कॉर्ड्स में चले जाते हैं, जहाँ पे हम उन्हें क्या कहते, सेक्स कॉर्ड्स लेटरली क्या बनाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गोनोसाइट्स रिजाइड नियर द बेसल एंड ऑफ द ट्यूबुलर सेल। तो जो आपके सेक्स कॉर्ड्स बन रखे हैं उसके क्या होते हैं, बेस साइड में, उसके जो लेमिना है, उसकी जो लेयरिंग्स हैं उसमें जाके रिजाइड करते हैं। ऑलराइट, तो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, दैट इज़ कि आपके मैमेलियन पीजीसीज जो होते हैं, प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, वो जेनिटल रिज में अराइव करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे गोनोसाइट्स कहलाते हैं। गोनोसाइट्स में जैसे हो जाते हैं तो सेक्स कॉर्ड्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। वो बीच में नहीं इनकॉर्पोरेट होंगे, वो साइड्स में इनकॉर्पोरेट होंगे। और उन सेक्स कॉर्ड्स जो होती हैं वो लेटर ऑन किसकी फॉर्मेशन करती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक हो गया। फिर क्या होता है कि आपके सर्टोली सेल्स एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। गोनोसाइट्स को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एडिशन मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो आपके सर्टोली सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया से अटैच कर देंगे, ठीक है। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करा रहे होते हैं। फिर क्या होगा, फिर आपके यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। एज ऑलरेडी हमें पता है कि प्रोलिफरेटिव फेज है, तो क्या होना चाहिए, माइटोटिक डिवीजन होगा, तभी नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन होगा जो कि आपकी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ये स्पर्मेटोगोनिया को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा लार्ज नंबर पे, ठीक है। बहुत ढेर सारे आपकी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंशियल स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होंगी। इन स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या कहते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। तो गोनोसाइट्स क्या थे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे। और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया क्या है, जो आपके माइटोटिक डिवीजन से होकर डिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोगोनियाज बन रहे, उन्हीं को हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डिवीजन भी शो कराता है, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन ही आपका शो कराएंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि सपोज आपके स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन हो गया, तो अभी मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म पे दिखाऊंगी, तो वो एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक रिच की हेल्प से ऐसे बंधे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक यहाँ पे मदर सेल थी, उससे 2 सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, ऐसे अटैच्ड होंगे, उनके पास एक ब्रिज होगा आपस में, ठीक है। तो अगर हम इसी को देखें, सो दैट इज स्पर्मेटोगोनिया रिमेन अटैच टू ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से क्या होते हैं, इस तरीके से अटैच होते हैं। अगर सपोज हमने इनका ब्रिज जो है वो तोड़ दिया, ठीक है, अगर हमने इनका ब्रिज क्या कर दिया, तोड़ दिया, जैसे कि ये दोनों सेपरेट हो गए, तो फिर से ये क्या हो जाएंगे, गोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या गोनोसाइट्स क्या थे, अनडिफरेंशिएटेड थे, ये क्या है, डिफरेंशिएटेड है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रिजेस आर फ्रेजाइल, ठीक है। तो ब्रिजेस आर फ्रेजाइल एंड इफ when one cell splits from other cell it can become an undifferentiated spermatogonia again। इसीलिए these bridges are very much important in last stages में जो होते हैं खटते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोलिफरेटिव फेज में इतना ही था कि आपकी जो मैमेलियन पीजीसीज हैं वो आपकी जेनिटल रिज में अराइव करेंगे, उस टाइम पे हमने गोनोसाइट्स कहेंगे। उसके बाद वो सेक्स कॉर्ड में इनकॉर्पोरेट होंगे, सेक्स कॉर्ड में वो बेसल साइड में इनकॉर्पोरेट होंगे और उसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं सेक्स कॉर्ड्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे से वो अपना मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, ठीक है। वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ठीक हो गया। आप बिफोर स्टार्टिंग मियोटिक फेज और सी हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने होंगे जो कि आपके मियोटिक फेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज द हेडिंग इज गिवन फैक्टर्स रेगुलेटिंग द फेज, ठीक है। क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके मियोटिक फेज को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आते हैं जीलियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला क्या है, GDNF। तो जीलियल सेल्स यू मस्ट बी नोइंग कि ये क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड सेल्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सेल्स होते हैं। इसके न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके स्पर्मेटिड्स को हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपके न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं, जीलियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये कोशिश क्या करते हैं कि आपके स्पर्मेटोगोनिया जो है वो हमेशा एज एन स्टेम सेल क्या करें, डिवाइड करें, सो दैट उनका नंबर कभी भी खत्म नहीं हो पाए, ठीक है। अगर वो बार बार डिवाइड करेंगे तो स्टेम सेल वैसे ही रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टी वैसे ही रिमेन रहेगी, करेक्ट, ओके। और दूसरा जो है वो आपका है रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड जो होता है वो बेसिकली किससे एक्टिवेट होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होता है और ये BMP8B पैराक्राइन फैक्टर को इंड्यूस करता है। BMP8B पैराक्राइन फैक्टर की खास बात क्या होती है कि ऐसे रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करते हैं
स्पर्म जो आपके स्पर्मेटोगोनियाज हैं उनमें ऐसे रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स को क्या कर पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा। दैट इज़ अगर सपोज आपके यहाँ पे बहुत ढेर सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतनी जल्दी वो आपका सपोज यहाँ से कोई प्रोटीन आया, ठीक है, तो अब यहाँ पे इतने ढेर सारे रिसेप्टर है तो ये प्रोटीन से ईजिली क्या कर सकता है, उसे ले पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर वहीं पे यहाँ पे हमने बहुत कम फैक्टर्स लिए, सपोज यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है और यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन बना दिया, तो अब एक ही रिसेप्टर है, प्रोटीन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इससे मिलने के लिए। इसीलिए जो BMP8B पैराक्राइन फैक्टर है वो क्या करता है, रिसेप्टर को इंक्रीज कर देता है नंबर में, जिसकी वजह से वो ईजिली क्या कर पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं टुवर्ड्स दी प्रोटीन, ठीक है। सो एज वी कैन सी देयर आर 2 फैक्टर्स जो कि आपके मियोटिक फेज को लीड करेंगे। तो फर्स्ट है जीलियल सेलेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसका काम क्या होगा कि आपका स्पर्मेटोगोनिया हमेशा डिवाइड करता रहे एज स्टेम सेल। और दूसरा हमारे पास होता है रेटिनोइक एसिड जो कि आपका BMP8B पैराक्राइन फैक्टर को इंड्यूस करता है, जो कि आपका रिसेप्टर का नंबर क्या कर पाएगा, इजीली इंक्रीज करेगा, सो दैट उसका जो रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स द प्रोटीन्स इट विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो बेटर फंक्शनिंग हमें इजीली देखने को मिल सकती है। एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, STRA8, ओके। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ CSI एंड नेट, क्योंकि इसमें क्या है, आपके यहाँ पे जीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोवाइड करा रखे हैं, ओके। तो हमने अभी तक का क्या देखा कि आपका टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन हो चुकी थी, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो है वो आपका फर्स्ट एक बारी और क्या होगा, ये मियोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा इसके बाद भी, ठीक है। और जब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा तो तब इसे हम कहते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे हम इसे तब, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। जब ये आपका माइटोटिक डिवीजन कर रहा होता है तो पहले हम इसे एनाफेज के पहले तक का हम इसे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब एनाफेज के पहले तक का हम इसे क्या कहेंगे, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। और जैसे ही इसका एनाफेज खत्म हो गया है, ये टेलोफेज में जा रहा होता है, तो हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है इसमें कि पहले आपका टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया था, वो एक और माइटोटिक डिवीजन जाएगा जिसके बाद वो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होता है। और एनाफेज के बाद हम उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये आपका जो है मियोसिस में एंटर करेगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका लास्ट माइटोटिक डिवीजन है वो कौन फेस करता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया फेस करता है। और उसके बाद सारे डिवीजन जो हमें देखने को मिलेंगे, जो हमारा रेस्ट डिवीजन हमें देखने को मिलता है, इट इज़ मियोसिस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे। अब होगा क्या कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये हमारा फर्स्ट मियोसिस जाएगा, क्या जाएगा, फर्स्ट मियोसिस जाएगा, ठीक है। जिसके बाद आपके क्या हो जाएंगे, 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 1 सेल 2 सेल, ठीक है। इन 2 सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो कि अगेन एज ये फर्स्ट मियोसिस गए हैं तो क्या होगा कि सेकेंड मियोसिस जाएंगे स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये सेकेंड मियोसिस जाएंगे एंड ये क्या करेंगे, अपने अनदर सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। 1 सेल यहाँ से बनेंगे, 2 सेल इस सेल से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड, 3 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड। तो कितने सेल्स बन चुके हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है। इन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ओके। तो हुआ क्या, हमने देखा कि पहले आपका जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या कर रहा है, लास्ट माइटोसिस में जाता है, जिसके बाद वो आपका टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम 2 नाम से पुकारते हैं। पहला जो होता है, अगर आपका एनाफेज के पहले का देखें हम, तो हम उसे कहते हैं तब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और अगर हम एनाफेज के बाद देखें तो हम उसे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, आपका डिवीजन शो करता है, मियोसिस शो करेगा, ठीक है। जिसमें से आपके क्या होते हैं, 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो पहला फर्स्ट मियोसिस जब होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, 2 सेल्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड उसके बाद फिर अगेन सेकेंड माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो उसमें हम उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं इन चारों सेल्स को, ठीक है। तो हम इसकी एक बारी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मियोटिक फेस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है।
तो स्पर्मेटोगोनिया विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रा 8 एंड रिस्पॉन्डिंग टू SCF डिवाइड टू बिकम टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि जो आपके स्पर्मेटोगोनिया थे, जिससे अभी हमने देखा कि रेटिनोइक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स दी स्टेम सेल फैक्टर्स। ठीक है, SCF क्या है यहाँ पे, स्टेम सेल फैक्टर्स हैं, उनकी तरफ को रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या करते हैं, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, सो वंस डिवाइड, जैसे वो डिवाइड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि मियोसिस में एंटर करेगा। ठीक हो गया। देन फर्स्ट डिवीजन फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेगा। और जो आपका सेकेंड डिवीजन होगा उसको हम क्या कहते हैं, उन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम हो रही है सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट। ठीक है, आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। और इसके अलावा मैं आपको इसमें अपना क्लासरूम लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। मैं वहाँ पे अपनी नोट्स भी अपलोड करके रखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिंक इसका मेरा बायो में मिल जाएगा, मेरी क्लासरूम का। ठीक है, गूगल क्लासरूम। ओके, अब क्या होता है, जो आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिन्होंने स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन कर दी है, वो कहाँ थी इसके पहले तक, जितनी भी प्रोसेस हो रही थी वो बेसल लेमिला में हो रही थी। ठीक है, दैट इज़ दे आर प्रेजेंट राइट ओवर हेयर। अब जैसे वो स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर किधर को चले जाते हैं, ल्यूमेन में चले जाते हैं, मतलब ये कैविटी में चले जाते हैं। ठीक है, और जब वो मूव कर रहे होते हैं इधर से इधर को, तो उस टाइम पे उनके साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शंस थे, जैसे कि हमने बताया था ना कि इनके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, ये टूट जाते हैं। क्या करेंगे, टूट जाएंगे एंड फिर ये यहाँ से डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ में जब ये कन्वर्ट हो रहे होंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिर आप स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया आपको, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। सो क्या बोला ये बोला कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड, सेल मूव्स फ्रॉम बेसल लेमिना टू ल्यूमेन। जब आपका स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बन रहा होता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ लेमिना से मूव करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ल्यूमेन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, और जब ये ल्यूमेन में पहुँचते हैं, जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इनके जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं जो इनको अनडिफरेंशिएट बनाने में हेल्प कर रहे थे, वो टूट जाते हैं एंड ये डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जिसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो स्पर्मेटेड होते हैं वो राउंड एंड अनफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो गोले होते हैं और उनके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है। बट वहीं पर अगर हम अपना स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, वो क्या होता है, वो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपके एक्रोसोम वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, आपका फ्लैजिला फॉर्मेशन होती है, आपका ATP बनाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्रोसोम वेसिकल फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस। आपका एक्रोसोम वेसिकल बनती है कहाँ पे, सपोज ये आपका सेल है तो इसके टिप पे आपकी यहाँ पे जो होती है एक्रोसोम वेसिकल बनती है। और कौन सी ऑर्गेनेली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गोल्जी अपैरेटस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनल हैव्स टू फॉर्म द एक्रोसोम वेसिकल, इस टाइप का सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। So that is Golgi apparatus is one which forms the acrosome vesicle of the sperms. ठीक है, acrosome forms a cap covering sperm nucleus and simultaneously nucleus rotates to face the basal lamella of the tubule. तो अब होता क्या है कि आपका एक्रोसोम की वेसिकल क्या होती है, न्यूक्लियस के हेड में बन जाती है, जैसे कि मैंने बताया, और वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या करती है, कवर कर जाती है। ठीक है, स्पर्म सेल के हेड में आपका एक्रोसोम बनता है एंड वो स्पर्म न्यूक्लियस को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि न्यूक्लियस जो था वो पहले आपका ल्यूमेन में चला गया था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग शो करिए कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, सॉरी जो आपका स्पर्म न्यूक्लियस है वो कहाँ पे है, ल्यूमेन में है। स्पर्म सेल का फेस किधर को है, ल्यूमेन की तरफ को है। फिर सेकंड केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्पर्म का फेस होता है वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है टुवर्ड्स द बेसल लेमिला, सो दैट आपका फ्लैजिला का जो आपका ग्रोथ है वो ईजिली हो सके। ठीक है, तो इसका जो रोटेशन होता है, न्यूक्लियस रोटेशन, वो होता है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फेस द लेमिला ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, दैट इज फ्लैजिला जो होता है वो किससे फॉर्म हो रहा है, सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फ्लैजिला जो होता है वो सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो रिंग बना देते हैं बेस ऑफ द फ्लैजिला में। जैसे कि सपोज ये आपका स्पर्म है
तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ये कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैट और कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, एज हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो आपका न्यूक्लियस का यहाँ पे हेड रीजन बन चुका है, जिसकी स्टार्टिंग में एक्रोसोम वेसिकल देखने को मिल रही है और बीच में क्या न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। ठीक है, एक्रोसोम वेसिकल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ऑल राइट, इसमें ऐसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी सेल की जो एग की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है उसको डिग्रेड करने के काम आते हैं। ओके, सेकेंड दैट इज इस पोर्शन को हम हेड कहते हैं। दूसरा जो होता है वो मिड पीस आता है, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करी है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रखी है एट द बेस ऑफ फ्लैजिला, और लास्ट होते है वो टेल होती है विच इज द फ्लैजिलम पार्ट। ठीक है, फ्लैजिला कौन बना रहा है, सेंट्रियोल बना रहा है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। ये तो आपका न्यूक्लियस ही हो गया। ठीक है, अब हम कुछ चेंजेस स्टडी करेंगे जो कि आपके इस प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, सो दैट आपका जो स्पर्म है वो क्या हो जाए और ज़्यादा मेच्योर हो जाए। ठीक है, तो हिस्टोन आर इवेंचुअली रिप्लेस बाय प्रोटामाइंस। ठीक है, हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे चेंज कर दिए जा रहे हैं, प्रोटामाइंस से चेंज कर दिए जा रहे हैं, सो दैट कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, हिस्टोन को किससे चेंज कर दिया जा रहा है इन स्पर्मेटोजोआ, प्रोटामाइन से, सो दैट आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाए। हिस्टोन्स को जो होता है उस स्पर्म स्पेसिफिक स्टोन से और उनके वेरिएंट से क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ऑकरेंस हमें देखने मिलते हैं। पीजीसी मिथाइलेशन इज ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, और मेल जीनोम स्पेसिफिक मिथाइलेशन इज एस्टेब्लिश्ड ऑन स्पर्म डीएनए। और क्या किया जाता है, मेल स्पेसिफिक मिथाइलेशन को इंड्यूस किया जाता है, सो दैट कि आप स्पर्म जो है जब वो जाइगोट की फॉर्मेशन करें तो वह मेल स्पेसिफिक जीन्स को क्या करे, एग्जिबिट कर सकें। ठीक है, so this is for today's video. So if you have liked my video, please go ahead and like my channel and please subscribe the channel. If you have any doubts, so please comment it down. I'll provide the notes in the Google Classroom, so please join the class as well. Thank you.